नमस्ते, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी महाराष्ट्र कॉलिंग। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज हम जानने वाले हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लॉस के बारे में, और इसी के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनिल कुमार पांडे सर। सर का स्वागत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आपके साम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जी सर से हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लॉस क्या है, उनके सब लॉस क्या है, कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अनिल जी से रूबरू करा दूं। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे कीप ह्यूमन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है, तथा कीप ह्यूमन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज के समय की कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग तथा ह्यूमन तथा HR प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड लेबर लॉज स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस सर्विसेज में सबसे अग्रणी कंपनी मानी जाती है, तथा डॉक्टर पांडे खुद इंडस्ट्रियल रिलेशंस में डिप्लोमा होल्डर है। लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ ही अनिल कुमार पांडे जी HRIR में MBA कर चुके हैं, तथा आइकन्स ऑफ महाराष्ट्र 2021 जो कि साम टीवी का ही शो है, साम टीवी का ही अवार्ड शो है, ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022, थाने गौरव सम्मान अवार्ड्स 2022, महाराष्ट्र अवार्ड 2023, इन सारे अवार्ड्स के साथ साथ ही अनिल कुमार जी को लीडरशिप एंड एक्सीलेंस में डॉक्टरेट भी हासिल हुए। उनको इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टरेट से, तथा कीप ह्यूमन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, थाने, कोल्हापुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दमन, सूरत, इन सारी जगहों पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस कंपनी का है, इस संस्था का है, तथा कीप ह्यूमन मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के माध्यम से 7,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी जो है लेबर्स को रोज़गार अदा की गई है, रोज़गार प्रदान किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनिल जी, आपका वापस एक बार हमारे शो में स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी, आपका जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, ऊपर से आपने लॉ किया है, और ये सब करने के बावजूद भी आप अच्छी जगह पे, आपकी बहुत अच्छी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, लेकिन फिर भी बिजनेस में आना है या फिर बिजनेसमैन होना है, और वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सप्लाई के फील्ड में आना है, ये आपने कैसे तय किया? जी, मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही थी। लगभग 14 साल तक मैंने बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस में मैंने काम किया, मल्टीनेशनल्स में काम किया, जिसमें HRIR और लेबर लॉज ये सारी चीज़ें मेरे स्ट्रीम कोर वर्क एरिया था। बट उसके बाद जैसे एक डिज़ायर होता है, एक बर्निंग डिज़ायर कहीं ना कहीं था कि कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कुछ समाज के लिए करना है, क्योंकि जॉब में क्या होता है, कभी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। आप अपने लिए और अपनी फैमिली के अलावा आप बाकियों के लिए कुछ हार्डली कुछ कर पाते हैं, या तो आप किसी NGO को स्टार्ट करें। तो बेटर मैंने कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में, और ख़ास करके ये जो सेक्टर मैंने चूज़ किया, लेबर कंप्लायंसेस, तो लेबर कंप्लायंसेस अगर आपको मैं बताऊं तो लगभग इंडिया में 40 से ज़्यादा लेबर लॉज हैं, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों कंबाइंड मिला के, और इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं, वहाँ पे सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरिया ये है कि यहाँ पे ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल में आप जाएंगे तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत सारे आपको लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे, बट उनको लेबर लॉस की जानकारी नहीं है। और ख़ास करके SME सेक्टर जो हमारा कैटर एरिया है, स्पेसिफिकली फॉर द कीप ह्यूमन, तो वहाँ पे क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट तो कर देते हैं बिजनेस, उनको बेचारों उनको कुछ पता नहीं रहता लेबर लॉस के, उनकी गलतियाँ नहीं है, बट उनको एजुकेट करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई कंपनी बहुत सारी है नहीं इंडिया में जो स्टेट लेवल पे काम कर रही हो, नेशनल लेवल पे काम कर रही हो। तो मैंने कहा ये एक्सपर्टाइज है मेरा, तो मैं क्यों ना इसको स्टार्ट करूं एक बिजनेस के रूप में, और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर पाऊँ, खास करके प्रोडक्शन यूनिट्स को हेल्प कर पाऊँ, ताकि वो अपने बिजनेस को बेटर शेप अप कर सकें, और जितने भी लेबर लॉज लीगलिटी एस्पेक्ट्स हैं उनको फॉलो कर सकें। जी अनिल जी, एक बात बताइए, आपने अभी अभी कहा कि लेबर लॉ
लॉस जो है उनको लेकर जो कामगार कर्मचारी वर्ग है या फिर लेबर का जो एक ग्रुप है, उन लेबर्स में कोई भी कर्मचारियों में अवेयरनेस नहीं है। बहुत ही बायस्ड सिचुएशन होती है ऐसे समय में सब लेबर्स की। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे लेबरर्स के लिए उनमें प्रबोधन लाने के लिए या फिर जागरूकता निर्माण करने के लिए आपने कीप ह्यूमन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। तो क्या विचार था ये स्थापना करते समय, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो संस्था आपने शुरू की है जिनके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कामगारों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो क्या विशेषताएं बताएंगे आपकी संस्था की? जी, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा था कि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और आपको मैं एक और जानकारी दूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि इंडिया में टोटल जीडीपी का लगभग 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस का है जी। और इनकी इतनी सुविधाएं नहीं होती, इनके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती, इतने फाइनेंशियल्स नहीं होते कि बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को रख पाएँ, ना वो अप्रोच होती है। खास करके एसएमईज अगर आप देखेंगी तो या तो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या वो फैमिली बिजनेस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उनको हेल्प नहीं मिल पाती। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी। हाँ। तो मेरा एम दो तरीके से था। एक तो ये था कि मैं ऐसे एम्प्लॉयज़ को, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में। दूसरा है कि गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू उनके वर्कर्स को प्रोवाइड कर पाऊँ, या मेरे वर्कर जो वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इसके लिए हमने काम करना शुरू किया। एक बेसिक एम था टू प्रमोट दी all the labor laws and educate the employers, also educate to the employees जो ऑलरेडी contributions दे रहे हैं बट उनको ये नहीं पता कि ये बेनिफिट्स लें कैसे। वो पैसे भर रहे हैं बट उनको ये नहीं पता कि सारी सोशल सिक्योरिटीज स्कीम हैं क्या, उनके बेनिफिट्स कैसे लिए जा सकते हैं। तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा एक एम है कि इसको हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रमोट कर सकें, अपग्रेड कर सकें। इसी से जो है कीप ह्यूमन जुड़ी हुई है। और कीप ह्यूमन का सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारी सारी इन हाउस फैसिलिटीज़ हैं। हमारा बैक ऑफिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे अकाउंट्स टीम, सीए जो है, लेबर लॉयर्स, ये सारी चीज़ हमारी इन हाउसेज हैं। और बीइंग ए लॉ प्रोफेशनल मैं खुद एक कम्पिटेंट हूँ ताकि मैं ऑन द स्पॉट आंसर कर सकूँ, बेटर तरीके से उनको सपोर्ट कर सकूँ। तो ये सारी खासियत है। और दूसरा मैं बताऊँ कि जैसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि, और एक जजमेंट भी है कोर्ट का, वहाँ पे ये है कि किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी वेजेज या कंपनसेशन एनी कंपनी कैन नॉट पे इन फॉर्म ऑफ द कैश। बट ये इंटरप्राइजेस का ये प्रॉब्लम है कि इनके पास अप्रोच नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वर्कर्स भागते हैं बैंकों से। तो इसमें हमने टाई अप किया है, हमारे 2 बैंक्स हैं, उन 2 बैंक्स के थ्रू हम लोग ज़ीरो बैलेंस कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट हम लोग लेबरर्स को भी दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट अकाउंट खोल रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की स्कीम है कि सारे लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के थ्रू जोड़ें। वो बैंक्स ना उनको सैलरी लेने में ही केवल हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट की सारी सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है जो गवर्नमेंट देना चाहती, वो भी फ़ायदा उन बैंक के थ्रू दे पाए। तो एक तरीके से तो हम समाज की भी सेवा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी काम कर रहे हैं, और प्लस लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू एम्प्लॉयर्स को भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो एक क्लिक में सारी सैलरीज अपनी पे कर पाएँ। जी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कीप ह्यूमन बिल्कुल अपने आप को डिफरेंशिएट करती है बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स से। जी अनिल जी, एक बात ये वास्तविकता है कि जब से जीएसटी आया है, जीएसटी का लॉ आया है, तब से हर चीज़ में कठिनाइयाँ, समस्याएं आती गई हैं। जी। और इस फील्ड की बात करें तो इस व्यवसाय में स्पेशली लीगलिटीज़ और टैक्सेशन जो है, इसको लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। तो ये क्या है और इसके बारे में आपकी कंपनी कैसे डील करती है? जी, जीएसटी आपने बहुत सही क्वेश्चन किया मैडम, थैंक यू इसके लिए आपको। बेसिकली जैसे मैंने बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो टैक्सेशन लोगों को समझ में नहीं आता, खास करके हमारे फील्ड में लोगों को टैक्सेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने एडवांस रूलिंग खुद फाइल की हुई है। वो एडवांस रूलिंग ये है कि जैसे एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो वो अगर सैलरी आप, जैसे आप एक एम्प्लॉई होंगी टीवी चैनल्स की, तो आपको जो सैलरी पे करती है उसके ऊपर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जीएसटी नहीं पे करनी होती। लेकिन हम वही सैलरी, हमारा ही एम्प्लॉई है, हमने केवल डिप्यूटेशन पे डाला है कॉन्ट्रैक्चुअल में, तो हमें उसके सैलरी के ऊपर भी जीएसटी चार्ज करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल बर्डन पड़ जाता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू। दूसरा सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है कि इस फील्ड में अनऑर्गेनाइज होने की वजह से
यहाँ पे क्या है कि जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल मैनपावर दे रहे होते हैं उनके पास एक थोड़ा सा एरिया, ग्रे एरिया मिल जाता है कि जिसका भी टर्नओवर 1.5 CR के नीचे है, 1.5 CR के नीचे वालों को GSTR 3B वो उनको क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है। तो वो बोलते हैं हमने तो ले लिया मंथली सर, हम 3 मंथ बाद करेंगे। बाद में वो पता चला वो 3 महीने बाद वो आदमी गायब है और सारा GST का बर्डन फिर से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास आ जाता है। दूसरा TDS का जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि TDS में इनकम टैक्स एक्ट 194C, उस एक्ट में ये दिया हुआ है कि जैसे अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आपके टोटल इनवॉइस बिल का 1% कट होगा, या HUF है तो 1% कट होगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, LLP है तो आपका 2% कट होगा। तो वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स को थोड़ी सी पेन आती है क्योंकि हमें एम्प्लॉय की जो सैलरी जो लेके डिसबर्स करनी है उसके ऊपर भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर 2% डिडक्ट कर लेता है। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वही सैलरी हमको रिम्बर्स करनी है, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल वो बहुत कम हो जाता है। वैसे ही मार्जिन ऑफ बिजनेस बहुत कम है इस बिजनेस में, ऊपर से इतना बड़ा TDS का बर्डन। तो मैंने गवर्नमेंट से ये आपके माध्यम से मैं एक बार और अपील करना चाहूँगा कि जो TDS है वो हमारे सर्विस चार्ज पे लगे, ना कि टोटल सैलरी जो हम रिम्बर्स करने वाले हैं नीचे डाउन द लाइन एम्प्लॉयज़ को। जी अनिल जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रुचि है मेरी भी इसमें, इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में अगर लॉज है तो उसको बाईपास करने के लिए भी काफ़ी सारी व्यवधान है, काफ़ी सारे प्रयोजन होते हैं। तो GST के बारे में और इस सेक्टर के बारे में ये लेबर लॉज, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर लॉज के एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर सोचा जाए तो इसे GST से बाईपास होने के लिए कुछ वेज है क्या? नहीं, मैं अगर होगा भी तो मैं चैनल पे नहीं बता पाऊंगा। मैं इन चीज़ों को कह नहीं सकता। देखिए GST का कैसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 CR के नीचे अगर उनका टर्नओवर है तो उनको क्वार्टरली GSTR 3B जिसमें इनवाइस वाइज डिटेल उनको देनी पड़ती है, तो वो एक लमसम अमाउंट पे कर देते हैं। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का वो पे नहीं करते, फिर 3-4 महीने बाद पता चला वो कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, तो सारा GST का बर्डन फिर से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सारे ही एम्प्लॉयज़ जो ये शो देख रहे हैं या देखेंगे उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर आपको सर्विस चार्ज ज़्यादा भी देना पड़े तो आप प्रोफेशनल कंपनीज को रखें, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग के लिए उनको रखें, ताकि आपको बाद में ये सारे फाइनेंशियल बर्डन्स ना आ पाए, ना आपके ऊपर वापस ना आए, और आपको बेटर इम्प्रूव्ड सर्विसेज मिल सके, बेटर लीगलिटी एस्पेक्ट्स को आपको कवर किया जा सके। क्योंकि बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हर लॉ में यही है कि सर्विस प्रोवाइडर तो छूट जाता है, बट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्योंकि आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है तो गवर्नमेंट को भी ईजी होता है आपको कैच करना। तो ऐसा रिस्क ना लें, लाइबल लोगों को, रिलायबल लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग में अपने पास रखें। और इसमें यह है कि सर्विस सेक्टर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई में है तो अगर उसका टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तो उसको GST नहीं लेना होता। बट नॉर्मली हम तो सबको बोलते हैं कि आप डे 1 से लें, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट विदाउट GST आजकल काम करना नहीं चाहता, और मैं मानता हूं कि करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इन शॉर्ट बाईपास करना रिस्की है? रिस्की है, मैं बिल्कुल गाइड नहीं करूंगा कि आप ये रिस्क लें। जी। और जानकारी हम लेने वाले हैं इसके बारे में महाराष्ट्र कॉलिंग में, लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस शो में आपका स्वागत है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लॉज के बारे में और उनके सब लॉज के बारे में, उनमें क्या रिस्क है, इस सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। अनिल कुमार जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अनिल कुमार जी, काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं और प्रमोटर्स हैं जो SMEs, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस से बिलोंग करते हैं, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी कार्यक्रम में बताया कि पहले तो ये चेक करें, बैकग्राउंड चेक जरूर करें कि जिस भी एजेंसी को आप हायर कर रहे हैं उसकी वेबसाइट देखें, उसकी मेल आईडीज चेक करें, उसका GST, सबसे बड़ी चीज़ तो उसका GST नंबर लेके उसके रिटर्न फाइलिंग के रिकॉर्ड्स को देखें। उसका पैन नंबर आप ले लेंगे, उसका पूरा टैक्सेशन का रिकॉर्ड मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप किसी एम्प्लॉयज़ किसी कॉन्ट्रैक्टर को रख रहे हैं, उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, मेनली प्रोडक्ट आपके प्रीमाइसेस में वो वर्कर काम करने वाला है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी की जिम्मे उसको नॉलेज है या नहीं है, कितना वो अपग्रेडेड है, उसके पास बैक ऑफिस स्टाफ है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने उसको सर्विसेज दी और अल्टीमेटली आपको ही उसको सर्विस देनी पड़ रही है ना, द प्रिंसिपल एम्प्लॉय सर्विसिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसी सिचुएशन ना आए। मैं हमेशा गाइड करता हूँ
कि नोन फेसेस को ही रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी का इनवाइस बिल रिसीव करने से पहले, बिफोर हायरिंग द कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग द मैन पावर एट द वर्किंग प्लेस, यू शुड चेक देयर फाइलिंग रिकॉर्ड्स। एंड ये भी एक लॉ में है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, खास करके सर्विस सेक्टर में, जो बहुत रिस्की है क्योंकि वर्कर आपके प्रीमाइसेस में काम कर रहा है, कुछ भी मिसफॉर्च्यून होता है, कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, तो सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है ना, तो आपको शो रन करना होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ऑलरेडी एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज टू इंश्योर बिफोर गोइंग फॉर एन एग्रीमेंट विद द सर्विस प्रोवाइडर दैट ईच एंड एवरी लीगल एस्पेक्ट्स हैज बीन कवर्ड, ऑल द ड्यू diligence and the contractual certification has been obtained by the service provider। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिखा हुआ है कि आपको इंश्योर करना है कि जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं उसके पास सारे एग्रीमेंट, सारे लाइसेंसेज हैं, ड्यू लाइसेंसेज हैं या नहीं है, वो फॉलो कर रहे हैं, लीगली फॉलो कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर तो निकल जाएगा, अल्टीमेटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स के ऊपर आ जाएगा। तो मैं एसएमई सेक्टर के अपने सारे उद्योजकों को, सारे प्रमोटर्स को, ऑक्यूपायर्स को बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। नहीं तो क्या है, आप प्रोडक्शन छोड़ के, आप सेल्स छोड़ के, आप रेवेन्यू छोड़ के ये सारी चीज़ों में आपका समय व्यतीत होगा। जी अनिल जी, और एक बात यह है कि जो बड़े एंटरप्राइजेस है या फिर जो बड़े बिग बिजनेस हाउसेस है, बिग नेम्स है, बिग बीज है, उनको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एसएमईज़ है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस है, उनको अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनल नहीं है, काफ़ी अनप्रोफेशनल है, तो उनको काफ़ी ये बात नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे पहले ही बताया, वही मैं सलाह दूंगा कि सारी चीज़ें पहले से चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें, एग्रीमेंट में जाने से पहले सारे क्लॉज चेक करें कि क्या क्लॉज लिखे हुए हैं, और प्रिफर करें एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कि वो एग्रीमेंट्स आप ही बनाएं, ताकि आपकी अपनी लीगल टीम को दें, अपने लॉयर को दें, ताकि आपको, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक प्लेस पे बैठ रहा है, वो भाग नहीं सकता, है ना, और उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी हेल्थ जो कवर करता है फैक्ट्री एक्ट, तो फैक्ट्री एक्ट के सारे एप्लीकेशंस जो है वो प्रीमाइसेस के ऊपर होते हैं, पर्टिकुलर प्रीमाइसेस पे लाइसेंस मिलता है, ना कि एक कंपनी को। अगर एक ही कंपनी के 4 फैक्ट्रियाँ हैं तो उसको 4 लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। दूसरा, जो लेबर लॉ, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का किसी भी पर्टिकुलर यूनिट पे मोर देन 50 वर्कर्स अगर होते हैं इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्र, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कैसा है कि उनको फिर उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के लिए लेबर डिप्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। बिफोर हायरिंग द कॉन्ट्रैक्टर, अगर 20 एम्प्लॉई से ज़्यादा हैं किसी एसएमई के पास, या किसी भी मैन्युफैक्चरर, एसएमईज हो या बिग हाउसेस हो, अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है या सर्विस सेक्टर में ही काम कर रही है और किसी भी समय उसके पास मोर देन 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्चुअल रोल पे, तो उसको एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है टू अपॉइंट ए कॉन्ट्रैक्टर। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, सारी जानकारियाँ होती नहीं लोगों के पास, फिर वो ऑडिट्स आ जाते हैं, कंप्लायंस में फंस जाते हैं, फिर वो ऑफिसेज के चक्कर काटते हैं, फिर कोर्ट के चक्कर काटते हैं। तो मेरा ये सलाह है इन सारे एसएमईज को कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, इनसे आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जाएं, खास करके मैन पावर सप्लाई इंडस्ट्री में। जी अनिल जी, कीप ह्यूमन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आपने अब तक काफ़ी हद तक, काफ़ी हम कहेंगे कि हज़ारों की तादाद में आपने सर्विस प्रोवाइडर एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम किया है और हज़ारों लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दी है, अलग अलग कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स दी है। तो एक एसएमई लेवल पे काम करने वाले कंपनी को कैसे आप तक पहुंचना चाहिए? जी, मैं बताऊं कि हमारा एक वेबसाइट भी है www.keephuman.co.in, और लोग सोचेंगे शायद बीइंग ह्यूमन से इंस्पायर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने दोस्त रोहित नलावड़े का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर है, आईआईटी मुंबई से, उन्हें IITian है, अभी आजकल दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। तो उनकी एक कंपनी कीप ट्रैक, तो कीप ट्रैक के नाम पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया। तो www.keephuman.co.in पे आप जाके वहाँ पे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। दूसरा, मेरी एक मेल आईडी है anil@keephuman.co.in,
सेकेंड HR@ हमारे HR टीम का है, HR@keyfhuman.co.in, प्लस मेरे मोबाइल नंबर हैं 8669034039 एंड 7710034379। ये मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो मैं जितने भी, मैं लेबरर्स को नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी कॉल्स रिसीव नहीं हो पाती हैं, लेकिन जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग सर्विसेज वाली एजेंसी चाहते हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि कीप ह्यूमन दिन रात उसके लिए काम कर रही है। मेरे पास बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल्स की टीम है और टचवुड हमने जो भी एम्प्लॉयर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छे खासे एम्प्लॉयर्स हैं और आज तक हमारी सर्विसेज से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी हैं। तो ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। इन मेल आईडीज़ पे आप मेल करें, इस पे रिस्पांस आपको ज़रूर मिलेगा। और कीप ह्यूमन केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, अब जैसे हम लोग नासिक में भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कोल्हापुर में हमारा काफ़ी अच्छी सर्विसेज है और आपके दर्शक भी बहुत ज़्यादा हैं कोल्हापुर में। तो मैं कोल्हापुर में MIDCs जो हैं, उन जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अभी कीप ह्यूमन आपके पास है, आप कीप ह्यूमन से अप्रोच करें या हमें कांटेक्ट डिटेल दें, हम आपको अप्रोच करें। बिजनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्विसिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स, जो आजकल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टू स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, नए नए उद्योजकों को प्रमोट करना, तो कीप ह्यूमन एक ऐसा माध्यम है जो आपको इन सारे हर्डल्स से दूर रखेगा। हमें एक छोटा सा नॉमिनल सर्विस चार्ज आपको देना है जो कि बिलो द इंडस्ट्री हम चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारा एम है टू सर्व टू द पीपल बेस्ट क्वालिटी। यस, हाँ जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कीप ह्यूमन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की जो 3-4 कोर सर्विसेज हैं, उनमें है supply of unskilled and semi-skilled manpower to the production and service industry. Secondly, complete labor laws compliances including from Factory Act to the all the labor laws. And तीसरा है कि contract staffing, taking over the people on contractual roles and servicing them. जी 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 अनिल जी, आप यहाँ पे और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लॉ क्या है और इसके अंदर कितनी रिस्क आती है और अगर कितना इम्पॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए अच्छा सर्विस प्रोवाइडर चुनना। और मैं यही कहूँगी कि ये बहुत डिफ़िकल्ट आपके लिए भी होगा और आपने वो सिद्ध किया है कि सबका, सारे कंपनीज़ का विश्वास आपने संपादित किया है और बहुत अच्छी तरह से आपकी ये सारी एजेंसी रन हुई है। आपके आगे के पूरे जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते।